टुडे वी आर डूइंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चंस, पहले सोल्यूशन चैप्टर के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास हमने कैलकुलेट करना है, जो हमें चाहिए जब हमने 2.5 kg सोल्यूशन बनाना हो, लेकिन कितनी मोलैलिटी वाला, 0.25 मोलैलिटी वाला अगर हमने बनाना हो। अब सोल्यूशन हमने लिया है 0.25 मोलर। किसका लिया है? यूरिया का। तो 0.25 मोलर यूरिया का सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? 0.25 मोल इसमें किसके हैं? यूरिया के हैं। लेकिन मोलल है, मोलैलिटी है, तो कितना सॉल्वेंट होएगा? 1 kg वाटर होएगा। 0.25 मोल यूरिया के किस में हमने ऐड किए? 1 kg वाटर में ऐड किए। लेकिन हमने 1 kg नहीं बनाना है, हमने कितना सोल्यूशन बनाना है? यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमने बनाना है 2.5 kg सोल्यूशन बनाना है, जिसमें सोल्यूट भी एडेड है। अब हम क्या करेंगे? इन मोल्स को चेंज करेंगे मास में। ये सोल्यूट का मास हो जाएगा, इसमें सॉल्वेंट का मास हम ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। मतलब जितना हमने यहाँ पे यूरिया लिया है वो हमारा 1 kg वाटर में है, और 2.5 kg के लिए, सोल्यूशन के लिए 1 kg वाटर है जिसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो सोल्यूशन का मास आ गया है। अब 2.5 kg सोल्यूशन के लिए यूरिया कितना चाहिए होगा? तो 0.25 मोल को पहले मास में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। यूरिया का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15 ग्राम यूरिया। तो हमारे पास यहाँ पे सल्यूट का मास आ गया कितना? 15 ग्राम। और सॉल्वेंट हमारे पास कितना है? 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है? 1000 ग्राम। ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 प्लस 15, 1015 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1015 kg आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, इतना सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सोल्यूट हमारा कितना है? 15 ग्राम। अब क्वेश्चन है कि इतना हमने सोल्यूशन बनाना है, इतने सोल्यूशन के लिए इतना चाहिए, इतने सोल्यूशन के लिए हमें सोल्यूट कितना चाहिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.015 kg सोल्यूशन में यूरिया कितना है? 15 ग्राम। कितना यूरिया हमने लिया? 15 ग्राम हमने यूरिया लिया। और 2.5 kg जो सोल्यूशन बनाना है उसके लिए यूरिया कितना चाहिए होगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हमने, ये आ जाएगा सॉल्व करके 37 ग्राम्स। इतना यूरिया हमें चाहिए होगा जब हमने 2.5 kg क्या बनाना होगा? सोल्यूशन बनाना होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। H2S की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में STP पे इतनी है। मतलब अगर हमने सोल्यूशन बनाया एक, और इसमें हमने क्या ऐड किया? H2S। और कितनी सॉल्युबिलिटी है H2S की? 0.195 m, लेकिन STP पे। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो 0.195 m मोलैलिटी, इसका मतलब क्या होता है? 0.195 m मीन्स इतने मोल्स हैं सोल्यूट के, मतलब H2S के, और कितने वाटर में? 1 kg ऑफ वाटर, या कह लो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर।
तो इसका मतलब 0.195 m से हमारे पास आ गए मोल्स किसके, सल्यूट के, और मास किसका आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट का आ गया। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH कैलकुलेट करना है। अब पहले KH का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पार्शियल प्रेशर H2S का इक्वल टू KH इनटू हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। KH कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। अब देखो, अगर KH कैलकुलेट करना है तो हमें पार्शियल प्रेशर H2S का चाहिए। ये जो सोल्यूशन हमने बनाया STP पे बनाया है, तो STP पे प्रेशर कितना लेना पड़ेगा हमें, प्रेशर एट STP 1 एटमॉस्फेयर। अगर हमें बार में लिखना है तो वी कैन राइट 0.987 बार लिख सकते हैं। ये हो गया प्रेशर। KH कैलकुलेट करना है तो और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S की, जो किसके इक्वल होएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो गिवन है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस दैट ऑफ वाटर। वाटर का मास पता है, यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे। अब वैल्यूज फिल करते हैं इसमें। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, KH कैलकुलेट करना है, और मोल फ्रैक्शन इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स H2S के अपॉन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस दैट ऑफ वाटर। 1 इक्वल टू KH, नंबर ऑफ मोल्स H2S के हैं 0.195 अपॉन 0.195, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के किसके इक्वल होंगे, मास अपॉन इट्स मोलर मास, तो 1000 अपॉन 18, ये होता है 55.5। अब यहाँ से KH की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। KH हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 0.0035, ये आ जाएगा 285.7, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर यूज़ किया यहाँ पे। अगर हम बार यहाँ पे यूज़ करते तो ये हमारा आ जाता, बार में आंसर आ जाता, वैल्यू भी चेंज हो जाती थोड़ी सी। हाँ जी, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हेनरीज लॉ पे ही बेस्ड है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं। KH वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स में गिवन है। ये कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब मास ऑफ CO2 हमने निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml सोडा वाटर में कितनी हमने क्वांटिटी CO2 की डाली है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रेशर ये गिवन है, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है 2.5 एटमॉस्फेयर्स में है, तो हमें दोनों प्रेशर सेम रखने पड़ेंगे। तो चाहे इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो। मैं इसको चेंज कर रही हूँ पास्कल में। एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चेंज हो जाएगा पास्कल्स में। अब हेनरीज लॉ है तो यही फॉर्मूला हमारे पास है, एक ही फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने के लिए। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। अब देखो, पार्शियल प्रेशर तो गिवन है यहाँ पे हमारे पास, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2.5 इंटू 10⁵. KH भी गिवन है 1.67 इंटू 10⁸. अब हमारे पास रह गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होएगी, इसकी नंबर ऑफ मोल्स इसके अपॉन दैट ऑफ CO2 प्लस दैट ऑफ वाटर के होंगे। हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे मास ऑफ CO2, तो मोल CO2 के निकालने हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है, पहले भी मैंने ये आपको बताया था, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में अगर सेम कंपोनेंट आ जाए जो कैलकुलेट करना है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं। मतलब सल्यूट को हमने इग्नोर कर दिया इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। एक्चुअल में तो ये इग्नोर तब करते हैं जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डिल्यूट होता है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट पढ़ के तो हमें पता नहीं चल रहा है कि सोल्यूशन डिल्यूट है या नहीं है। तो उसके लिए ये याद रख लेना जो मैंने आपको बताया था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर वो टर्म आ जाए जो हमने कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में, तो सोल्यूशन को डिल्यूट लेके ही चलेंगे।
सल्यूट को इग्नोर कर देंगे इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट कि इसकी अमाउंट बहुत ही कम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको फॉर्मूला से रिमूव भी कर दे तो ये आ जाएगा। यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे हम किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁵ इक्वल टू KH वैल्यू into number of moles of CO2 upon that of water. अब number of moles of carbon dioxide कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। number of moles of water कितने लेके चलेंगे, 500 ही लेके चलेंगे। लेकिन ये 500 क्यों लेना है हमने यहाँ पे, इसको भी मेंशन कर देते हैं। सोल्यूशन क्योंकि हमने डिल्यूट लिया है, तो 500 ml सोडा वाटर किसके इक्वल होएगा, 500 ग्राम ऑफ वाटर कह लें इसको, या 500 ml ऑफ वाटर कह लेते हैं। और वॉल्यूम और मास तो वाटर के केस में क्या होते हैं, इक्वल। तो सोल्यूशन है लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमने सॉल्वेंट ही लिख दिया, क्योंकि सोल्यूशन हमने डिल्यूट एज्यूम किया है, तो सोल्यूट की अमाउंट को हमने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिखे इसके, 500 ग्राम अपॉन क्या लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे। अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स CO2 के। ये मैं बता रही हूँ, सॉल्व करके वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। लेकिन हमने तो कैलकुलेट करना था मास ऑफ CO2 जो डिजॉल्व करता है 500 ml और सोडा वाटर में, विच इज़ इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, 44। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 44 से और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.854 ग्राम्स आ जाएगा हमारे पास। होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड ए मतलब PA0 450 mm ऑफ मर्क्यूरी गिवन है, और बी का भी प्योर लिक्विड का गिवन है 700 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये गिवन है। अब फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, और पी टोटल इतना गिवन है, तो इससे पता चल रहा है कि हमें रॉयल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। रॉयल्स लॉ में तो मोल फ्रैक्शन होती है, तो कॉम्पोजिशन यहाँ हमें कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की टर्म में यूज़ करनी है। पी टोटल की वैल्यू गिवन है 600 mm ऑफ मर्क्यूरी, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। ये जब हमने ये चैप्टर किया था तो उसमें मैंने ये एक न्यूमेरिकल लिया था, सेम न्यूमेरिकल था जिसमें हमने लिखा था वेपर फेज में कॉम्पोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल YA एंड YB फॉर A एंड B लिक्विड्स, X की जहाँ पे यहाँ Y यूज़ में आता है। हाँ जी, अब इसके बाद ये सारी गिवन टर्म्स थी और जो हमने कैलकुलेट करना था। अब अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो होता है वो इक्वल टू उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरा कंपोनेंट है बी कंपोनेंट, तो इसके लिए आ जाएगा ये। लेकिन अब देखो, हमें कैलकुलेट करना है एक्स और एक्स बी, और PA नॉट गिवन है, PB नॉट गिवन है, ये वैल्यू भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर दो वैल्यू ना पता हो तो। अब हम XP की जहाँ पे लिखेंगे 1 - XA, इसको लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा PB। अब हमें ये पता है P टोटल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट PA + PB के। P टोटल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ही 600 mm। PA किसके इक्वल लिखेंगे, XA इंटू PA0, और PB हम लिखेंगे 1 - XA इंटू PB0 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करते हैं। XA कैलकुलेट करना है हमने, PA0 की वैल्यू कितनी गिवन है 450 प्लस 1 - XA, PB0 की वैल्यू है 700।
तो अब इसमें सिर्फ एक्स ए रह गया हमारा। इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स ए को कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.40। अगर एक्स ए पता है तो एक्स भी कितना होएगा बेटा, 1 माइनस 0.40 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.60 के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो गया, एक्स ए और एक्स बी आ गया। अब हमने कॉम्पोजिशन निकालनी है वेपर फेज में, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, हमने वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना है। अब देखो वाई ए किसके इक्वल लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल, और वाई बी इज इक्वल टू इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल होता है। हाँ जी, पार्शियल प्रेशर हमने अभी कैलकुलेट किया है, पार्शियल प्रेशर तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई यहाँ पे। तो अभी हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, हमें पहले पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर इन प्योर स्टेट होता है। मोल फ्रैक्शन अभी हमने कैलकुलेट की 0.40 और पी ए नॉट गिवन था न्यूमेरिकल में 450। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में 450 यहाँ पे ये गिवन है पी ए नॉट, हमें इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 180 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा पी ए। और पी बी इज इक्वल टू एक्स पी इंटू पी बी नॉट। एक्स पी कैलकुलेट कर लिया हमने 0.60 अभी यहाँ पे, और पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 700, ये आ जाएगा 420 मिलीमीटर। हमारे पास आ गया पी ए एंड पी बी, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फिल कर देंगे इन फॉर्मूलाज में, पी ए यहाँ पे और पी बी को इसमें फिल करेंगे। पी ए हमारे पास है 180 और पी टोटल कितना गिवन है हमारे पास 600, पी बी है 420 और पी टोटल है 600। ये सॉल्व करके बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0.30 और ये आ जाएगा 0.70। अगर हम इसको ऐसे नहीं भी कैलकुलेट करते हैं तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन तो 1 होता है, तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के दूसरे का हम 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का गिवन है, तो प्योर वाटर का मतलब इसको क्या लिख लें, पी नॉट 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये गिवन है, ये फर्स्ट हो गया हमारा लाइन। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 50 ग्राम हमारे पास यूरिया है जो 850 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, तो ये सल्यूट हो गया और ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट। सल्यूट के लिए यूज़ करते हैं हम W2 यूरिया, ये है 50 ग्राम, और इसका मोलर मास हम यूरिया का फॉर्मूला गिवन है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। सल्यूट 850 है तो W1 वाटर है, ये 60 ग्राम वाटर 850 ग्राम है, 850 ग्राम गिवन है यहाँ पे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी मोलर मास की वाटर की तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब पीएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को भी कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यूज़ गिवन होगी और जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज़ में आएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके इक्वल होता है x2 के, x2 फर्दर इक्वल होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2 के। इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, जो पी एस की वैल्यू है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पी नॉट 23.8 गिवन है। पी एस हमने कैलकुलेट करना है, पी नॉट फिर से 23.8, n2 हो गया W2 अपॉन M2 मतलब 50 अपॉन 60, n1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 850 अपॉन 18, n2 फिर से 50 अपॉन 60।
अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये वाले पार्ट को, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.017। 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू 23.8 को इधर ले जाएंगे तो 23.8 इंटू 0.017, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.40। यहाँ से पी एस को कैलकुलेट करेंगे, पी एस आ जाएगा 23.8 माइनस 0.40 इक्वल टू आ जाएगा 23.44 mm। ये हमारे पास आ जाएगा, पी एस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट करना था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट भी। ये देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ही तो कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया हमारा, ये 0.017 के इक्वल आएगा ये हमारे पास। तो ये दो आंसर्स हो गए हमारे पास। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है, प्योर कंपोनेंट है, तो इसको TB नॉट लिखेंगे, इतना, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतने प्रेशर पे। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, कितना सल्यूट ऐड किया जाए इतने सॉल्वेंट में। तो W2 सुक्रोज है हमारा, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और मोलर मास सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C12H22O11, तो ये 342 ग्राम पर मोल आता है। और 500 ग्राम वाटर है, सॉल्वेंट हो गया 500 ग्राम। और फॉर्मूला हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा यूज़ करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जब हमने सुक्रोज ऐड किया 500 ग्राम वाटर में, तो ये सोल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया। ये प्योर कंपोनेंट का था, जब सुक्रोज इसमें वाटर में ऐड कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो गया सोल्यूशन का, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेल्सियस लर्न करते हैं, लेकिन यहाँ 99.63 दिया है बिकॉज प्रेशर यहाँ पे 750 mm है, इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो गया। ये TB की वैल्यू होगी। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब KB की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये होगी हमारी गिवन वैल्यूज और जो हमने कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB को कैलकुलेट करना है। डेल्टा TB हमारा होता है TB माइनस TB नॉट, दोनों वैल्यूज गिवन है, TB भी गिवन है, TB नॉट भी गिवन है, KB भी गिवन है, और मोलैलिटी होती है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आ गया TB 100, TB नॉट 99.63, KB की वैल्यू भी गिवन है 0.52, W2 हमने कैलकुलेट करना है, M2 की वैल्यू है 342,000, W1 की वैल्यू है 500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 0.37 इंटू 170 अपॉन 0.52 इज इक्वल टू W2। यहाँ से W2 को लिख लेंगे कैलकुलेट करके, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 121.7 ग्राम्स। इतने ग्राम हमें सुक्रोज ऐड करना पड़ेगा वाटर में। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C होता है, इसका फॉर्मूला गिवन है ये वाला। इसका मास निकालना है जब इसको डिसॉल्व किया जाता है 75 ग्राम एसिटिक एसिड में। इसका मतलब ये सल्यूट है जिसका मास कैलकुलेट करना है, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमने W2 जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। क्योंकि फॉर्मूला गिवन है तो मोलर मास इसका आ सकता है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो 176 ग्राम पर मोल आ जाएगा ये। और W1 हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, ये हमारा है 75 ग्राम्स। जब हम इतने एस्कॉर्बिक एसिड को जो हमने कैलकुलेट करना है,
75 ग्राम एसिटिक एसिड में डालते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लोअर हो जाता है, इसका मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF की वैल्यू भी गिवन है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये गिवन है। ये सारी हमारे पास आ गई गिवन वैल्यूज़ और जो हमने कैलकुलेट करना है। अब कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू M। M हमारे पास होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। डेल्टा TF की वैल्यू गिवन ही है हमारे पास 1.5, KF गिवन है 3.9। ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में, लेकिन मैंने कहा था डिफरेंस जब हम लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंस हमारा सेम ही रहता है, चाहे हम सेल्सियस में लिखें या हम इसको केल्विन में लिखें, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी केल्विन में भी। 3.9 W2 कैलकुलेट करना है, M2 176 है और W1 है 75। इसको सॉल्व करके यहाँ से W2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 5.077 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का। देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन कैलकुलेट करना है हमने पास्कल में। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं हम पाई, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है। एक्सर्टेड बाय अ सोल्यूशन, जो हम प्रिपेयर करते हैं 1 ग्राम पॉलीमर को इतने मास वाले को 450 ml वाटर में ऐड करके इतने टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे मास सल्यूट का है 1.0 ग्राम, इसका मोलर मास भी गिवन है 18500 इतना, क्योंकि ये मोलर मास है तो यूनिट ग्राम पर मोल लिख लेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है वाटर का हमारे पास 450 ml, जबकि हमें चाहिए इस फॉर्मूले में लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करके इसको चेंज कर लेंगे लीटर में। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई इज इक्वल टू CRT। C होता है N/V के और N होता है मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। पाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। W2 हमारा यहाँ पर है 1 ग्राम, M2 की वैल्यू होगी 185,000 और वॉल्यूम हमारा है 450/1000, तो 450/1000। R की वैल्यू मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर्स लीटर पर केल्विन पर मोल, तो ये एटमॉस्फेयर में है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा, लेकिन हमने पास्कल में कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर है 310। अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल में कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या कहा था, एटमॉस्फेयर को 10⁵ से मल्टीप्लाई करो तो पास्कल में चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, दिस इज़ इन पास्कल, क्योंकि हमने यहीं पे इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। NCERT इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू।